हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे एक नए मुद्दे के साथ। मैं ललिता दहिया। ध्यान रखिएगा, स्वीडन को अभी हाल ही में नाटो की सदस्यता के लिए हंगरी ने रेटिफाई कर दिया है। यहां पे हंगरी ही एकमात्र नाटो का देश बचा था जिसने स्वीडन की सदस्यता को रेटिफाई नहीं किया था। ध्यान रखिएगा, यहां पे हम कई सारे मुद्दे समझेंगे। सबसे पहला मुद्दा यह है कि नाटो के सदस्य यदि आप देखोगे तो ये यूरोप में जितने भी ब्लू डॉट्स हैं ये सारे जो है नाटो के सदस्य आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो दो देश हैं, आप लोकेशन समझिए, स्वीडन और फिनलैंड, और ये जो रेड बाउंड्री आपको, पूरा रेड एरिया आपको दिख रहा है, ये रशिया का एरिया है। तो ध्यान रखना, सबसे पहली बात, 2022 में स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन दिया था, जिसमें नाटो के सभी सदस्यों ने फिनलैंड को एक तरीके से रेटिफाई कर दिया था। लेकिन दिक्कत आई थी स्वीडन को, क्योंकि नाटो के दो सदस्य देश, जिसमें एक तुर्की है दूसरा हंगरी है, इन्होंने स्वीडन को मान्यता देने से मना कर दिया था। लेकिन पिछले महीने ही तुर्की ने रेटिफाई कर दिया था, बेसिकली रास्ता क्लियर कर दिया था स्वीडन का। और अभी हाल ही में बेसिकली कल ही हंगरी ने भी बेसिकली रेटिफाई कर दिया है स्वीडन की मेंबरशिप को। ठीक है, यहां पे हम बहुत सारे मुद्दे समझेंगे, जिसमें एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि भाई स्वीडन और फिनलैंड की सदस्यता, या यहां पे हम विशेष तौर पे स्वीडन की बात करें, ये दो देश बाधा थे। तो आखिर क्या कारण था कि स्वीडन नाटो का सदस्य ना बन पाता? तो ध्यान रखिएगा, नाटो के वर्तमान में 30 सदस्य हैं। ध्यान रखना, फिनलैंड का रास्ता साफ हो चुका है, बट अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो 30 के भाई किसी भी नए देश को यदि शामिल करना है नाटो में, तो 30 के 30 सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से बेसिकली प्रस्ताव पारित होगा, तब जाके कोई भी देश नाटो का सदस्य बन सकता है। ये रीजन था कि अभी तक स्वीडन का जो है रास्ता क्लियर नहीं हुआ था एक तरीके से, क्योंकि ये दोनों देश ने रेटिफाई नहीं किया था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, इसने पिछले महीने और इसने कल ही जो प्रस्ताव है उसको पारित कर दिया है। यानी अब स्वीडन का रास्ता भी बिल्कुल क्लियर हो गया है नाटो में शामिल होने का। यदि हम नाटो की बात करें दोस्तों, सबसे पहले नाटो की बात करने के क्रम में हम थोड़ी सी पृष्ठभूमि पे परिचर्चा करेंगे। क्या पृष्ठभूमि है नाटो की? आप सबको पता होगा 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद विश्व दो धड़ों में बंट जाता है। एक यूएसए यानी पूंजीवादी धड़ा हम बोल सकते हैं इसको, और दूसरा था यूएसएसआर यानी साम्यवादी। साथ ही यदि हम इस दौर में यूरोप की कंडीशन देखें, तो एक समय पूरे विश्व पर आधिपत्य स्थापित करने वाले यूरोप की हालत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ही खस्ताहाल हो गई थी, यदि सामान्य भाषा में मैं बोलूं तो। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित यूरोप को ही किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने, क्योंकि यूरोप से ही शुरुआत हुई, यूरोप को ही सबसे ज्यादा नकारात्मक तौर पे प्रभावित किया। अब जैसे ही इनकी आर्थिक हालत खराब हुई, वैसे ही सैन्य हालत भी ऑटोमेटिकली खराब होगी। भाई पैसा नहीं है, सेना पे कैसे खर्च करेंगे? ऐसे में ये जो यूएसएसआर है, ये अपना प्रसार करने का प्रयास कर रहा था, तो बहुत सारे देशों की सुरक्षा खतरे में थी। यूएसए ने उस समय मार्शल प्लान के माध्यम से यूरोपियन जो कंट्रीज थे, इनको आर्थिक सहायता दी। उसके बाद ये जरूरत महसूस हुई कि कुछ सामूहिक सुरक्षा के आधार पर कोई सैन्य संगठन बनाया जाना चाहिए। और इसी के पृष्ठभूमि, इसी के आधार पे आप देखोगे 1949 में नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसका गठन कर दिया गया। तो सबसे पहली बात एक क्लियर हुई कि नाटो क्या है। तो नाटो एक सैन्य संगठन है। नाटो क्या है? एक सैन्य संगठन है। इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है। ध्यान रखिएगा। अगला मुद्दा, इसके कितने सदस्य हैं? तो इसके वर्तमान में 30 सदस्य हैं, लेकिन फिनलैंड और स्वीडन भी जल्दी ही सदस्यता, मतलब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा और जल्दी ही ये भी इसके पूर्ण सदस्य बन जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यदि हम और नाटो के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें समझें,
तो आप इसमें देख सकते हो वर्तमान में 30 सदस्य हैं। इन सारे सदस्यों को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार सरसरी निगाह से आपको जरूर देखना है कि कौन कौन सी कंट्री नाटो में शामिल है, क्योंकि नाटो काफी चर्चा में रहा, चाहे यूक्रेन संकट हो, है ना, फिर चाहे अभी चर्चा में है, तो कई बार यूपीएससी सदस्यों से क्वेश्चन पूछ लेती है, ध्यान रखिएगा। तो एक बार जरूर देखना है आपको। यदि हम हालिया सदस्यों की बात करें जिनको पूर्ण सदस्यता मिली है, तो मॉन्टेनेग्रो 2017 में पूर्ण सदस्य बना, उत्तर मैसेडोनिया 2020 में पूर्ण सदस्य बना। यहां तक इसके सदस्यों की संख्या 30 थी। यदि हम अब इसमें एक जोड़ेंगे आगे जाके, फिनलैंड जब ऑफिशियल बन जाएगा तो फिनलैंड इसका 31वां सदस्य बनेगा, और यदि ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी तो जो स्वीडन होगा वो इसका 32वां सदस्य बनेगा। ये 31वां और ये 32वां बनेगा, ध्यान रखिएगा। ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई है। ब्रुसेल्स में मुख्यालय है, ये मैं आपको बता चुकी हूं। अब हमें 2-3 मुद्दों को समझना है। अगर हम स्वीडन की बात करें तो स्वीडन एक ऐसा देश रहा है जो बहुत ही शांति प्रिय रहा है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही शांति प्रिय। ये हमेशा न्यूट्रल रहा, हमेशा न्यूट्रल रहा। हमेशा का मतलब क्या है, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, चाहे शीत युद्ध हो, आप ये सोचिए कि फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो यूरोप में ही हो रहा था, उसके बावजूद भी स्वीडन कभी शामिल नहीं हुआ, हमेशा न्यूट्रल रुख अपनाया। ना ही कोल्ड वॉर में शामिल हुआ, यानी वो ना रशिया के साइड हुआ ना वो यूएसए के साइड हुआ। जैसे हम देखते हैं पश्चिमी यूरोप की ज्यादातर कंट्री यूएसए के साइड हो गई थी और पूर्वी यूरोप के ज्यादातर देश यूएसएसआर के साइड हो गए थे, बट ये हमेशा से न्यूट्रल रहा है। और यदि हम थोड़ा और इतिहास के गर्त में जाके देखें तो स्वीडन की अंतिम बार युद्ध 1814 में हुआ था, 1814, यानी लगभग 200 साल पहले स्वीडन ने कोई लड़ाई लड़ी थी नॉर्वे के खिलाफ। उसके बाद हमें स्वीडन के इतिहास में कभी इस तरीके का जो एक तरीके से युद्ध या किसी का भी पक्षपात हमें नहीं दिखता है स्वीडन की पॉलिसी में। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि 2022 में स्वीडन ने भी और फिनलैंड दोनों ने बेसिकली नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया। उसके पीछे है रशिया यूक्रेन वार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा कारण था, यहां पे आपको यूक्रेन नजर आ रहा होगा। मैं आगे से बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं कि यूक्रेन ने भी सदस्यता के लिए अप्लाई किया था, बट अभी उस आवेदन को स्वीकार नहीं किया है नाटो ने। अब इस रशिया और यूक्रेन वार से इनको लगा कि भाई हमारी सीमा भी यहां पे बिल्कुल रशिया से लगती है, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम अपने राष्ट्रीय हितों को, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत रख सके, सुनिश्चित कर सके। तो ये सबसे बड़ा रीजन था 2022 में दोनों देशों का अप्लाई करने का कि भाई हमें नाटो की सदस्यता चाहिए, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि नाटो की सदस्यता मिल जाने से इनकी राष्ट्रीय सुरक्षा कैसे प्रभावित या सुरक्षित होगी, ये कैसे स्वयं को सुरक्षित रख पाएंगे। तो इसके पीछे मैं एक आधार बताती हूं। आपको पता है कि जैसा कि मैंने बताया कि ये एक सैन्य संगठन है। अब इस सैन्य संगठन का जो कार्यवाही है वो कैसे चलती है, वो सामूहिक सुरक्षा के आधार पे चलती है। कैसे चलती है? सामूहिक सुरक्षा के आधार पे। सामूहिक सुरक्षा का अर्थ होता है कि नाटो के सदस्य देशों में से किसी एक देश पे हमला पूरे नाटो पे हमला माना जाएगा और सभी देश मिलके उस हमले का प्रतिरोध करेंगे। तो अब आप सोचिए, यदि हम मैप की बात करें तो अगर कल को रशिया फिनलैंड पे आक्रमण कर देता और फिनलैंड नाटो का सदस्य ना हो, तो क्या फिनलैंड इतना सक्षम है कि वो रशिया का मुकाबला कर पाए? चाहे तकनीक हो, चाहे सैन्य सामान हो, किसी भी आधार पे फिनलैंड या स्वीडन जैसे देश नहीं टिक पाएंगे रशिया के सामने। तो इन्हें एक ही रास्ता नजर आया कि भाई नाटो में शामिल हो जाएं, कम से कम हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित रहेगी। यदि हमारे ऊपर कल को जो रशिया है वो आक्रमण करता है तो फिर पूरा नाटो खड़ा है हमारे संरक्षण के लिए। और दूसरा लाभ शक्ति संतुलन का भी होता है कि भाई यदि हम नाटो से जुड़ गए तो ऑटोमेटिकली रशिया हम पे हमला नहीं करेगा, हमारे राष्ट्रीय हित सुरक्षित हो जाएंगे। अब रशिया हमला नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि रशिया को पता होगा कि भाई ये नाटो का सदस्य है और यदि इसके ऊपर हमला किया तो ये पूरे नाटो पे हमला माना जाएगा। और जब सारे के सारे 30 देश रशिया
से युद्ध करेंगे तो फिर रशिया कहीं स्टैंड नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय राजनीति में चलते हैं। सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत जो नाटो का मेन सिद्धांत है, ध्यान रखिएगा कि एक पे हमला हुआ तो फिर सब उसका प्रतिरोध करेंगे मिलके, ठीक है। और दूसरा शक्ति संतुलन, भाई बैलेंस होना चाहिए। एक छोटा सा देश जिसके पास संसाधन नहीं है, वो किसी संगठन में शामिल नहीं है, उसके ऊपर कोई भी देश आक्रमण कर सकता है ना। लेकिन यदि एक ऐसा देश जो नाटो से जुड़ गया, उसके ऊपर आक्रमण करने की हिम्मत रशिया की नहीं होगी। तो बेसिकली अब ये दोनों देशों को जब भी नाटो की बस अब बेसिकली ऑलमोस्ट शामिल हो चुके हैं, बस औपचारिक घोषणा होना बाकी है और वो बहुत जल्द ही हो जाएगी। फिर भी उसके बाद भी हम एक वीडियो लेके आएंगे इस पे, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे मुझे 2-3 बातें और बतानी है नाटो के विषय में कि भाई एक तो नाटो का फंड कहां से आता है। तो सारे के सारे जो देश हैं नाटो के, वो आपस में मिलके फंड जनरेट करते हैं। और आपको हैरानी होगी ये बात जान के कि नाटो के टोटल फंड का 3/4 अमेरिका देता है, यानी अमेरिका सबसे ज्यादा फंड देने वाला राज्य है। होगा भी क्यों नहीं भाई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यदि शीत युद्ध में बराबर का एक तरीके से प्रतिस्पर्धा थी यूएसएसआर के साथ, 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो एकमात्र एक ध्रुवीय विश्व के तौर पे अमेरिका ने विश्व पे राज किया है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर स्वीडन नाटो में शामिल होता है तो क्या लाभ होगा। ये मैं डिस्कस कर चुकी हूं कि भाई सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के तहत स्वीडन पे यदि हमला हुआ तो सब पे हमला माना जाएगा, यानी स्वीडन की सुरक्षा मजबूत हो गई। स्वीडन के ऊपर अब रशिया आक्रमण नहीं कर पाएगा जैसे ही स्वीडन नाटो का सदस्य बनेगा। यानी स्वीडन को लाभ क्या हुआ, सिंपल सा दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर। लेकिन नाटो को क्या लाभ होगा स्वीडन के शामिल होने का? सबसे पहला लाभ होगा कि आप लोकेशन देखिए स्वीडन की, यहां पे स्वीडन और फिनलैंड की बिल्कुल रशिया से लगे हुए देश हैं। तो यहां तक यूएसए का एक तरीके से यूएसए और नाटो का आधार बढ़ जाएगा, यानी रणनीतिक दृष्टि से जो नाटो सेनाएं हैं वो यूएसए के बिल्कुल निकटतम आ जाएंगी। पहला लाभ नाटो को साफ साफ दिख रहा है, यानी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से नाटो की सेनाएं बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएंगी, कहां? रशिया के, ठीक है। दूसरे यदि लाभ की हम बात करें तो दूसरा लाभ हमें साफ तौर पे ये दिख सकता है कि जितने भी बाल्टिक कंट्रीज हैं, जैसे एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, 1-2 कंट्रीज को छोड़ के, ठीक है, जो अभी शामिल नहीं है, लगभग सारी बाल्टिक, जैसे ही ये भी शामिल होंगे तो लगभग सारी बाल्टिक कंट्रीज नाटो का हिस्सा बन जाएंगी। तो ये भी एक स्ट्रेटेजिक मूव है, स्ट्रेटेजिक बढ़त है नाटो के पास। अगला मुद्दा हम ये कह सकते हैं कि समुद्री संपत्ति की रक्षा बेहतर तरीके से हो पाएगी। यहां पे रशिया के कंट्रोल को रोका जा सकता है। रशिया का जो बेसिकली हम ये कह सकते हैं आधिपत्य है, उसको कमजोर किया जा सकता है, ठीक है। इसके साथ ही हम बोल सकते हैं कि स्वीडन के पास, स्वीडन भले ही शांति प्रिय देश रहा हो, सेना उसकी छोटी है, बहुत ज्यादा बड़ी सेना नहीं रखी है इसने, जैसा कि मैंने बताया 200 साल पहले युद्ध लड़ा था, लेकिन इसकी सेना आधुनिक है और इसके पास यदि हम विशिष्ट तौर पे विमान और पनडुब्बी क्षमताएं स्वीडन की काफी बेहतर हैं। तो यदि स्वीडन शामिल होता है तो चाहे विमान है, पनडुब्बी क्षमताएं हैं, उनका लाभ भी नाटो के देश आप मिलकर ले पाएंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नाटो का पूरा स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, कितने मेंबर हैं, कैसे कोई सदस्य नाटो का सदस्य बन सकता है, दे देगा विशेष मतलब दे देगा कि 3/4 के बहुमत से, तो गलत हो जाएगा। सर्वसम्मति होगी नाटो के सभी सदस्यों की, तभी जाके कोई देश नाटो का मेंबर बन पाएगा, अदरवाइज नहीं। इसको हम स्वीडन के केस में जान चुके हैं, क्योंकि जब तक तुर्की और हंगरी ने अवरोध उत्पन्न किया तब तक हरी झंडी नहीं मिली थी स्वीडन की एंट्री को। लेकिन जैसे ही हंगरी ने रेटिफाई कर दिया, वैसे ही अब बिल्कुल कभी भी ऑफिशियल घोषणा हो सकती है बेसिकली इन दोनों को शामिल करने की, ठीक है। तो आशा करती हूं ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, आपको पृष्ठभूमि समझ में आई होगी, नाटो के बारे में पता लगा होगा,
सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के बारे में कुछ समझ में आया होगा, शक्ति संतुलन को आपने समझा होगा और किस तरीके से नाटो में शामिल होना स्वीडन के लिए लाभदायी है और किस तरीके से नाटो के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा, स्ट्रेटेजिक मूव है या स्ट्रेटेजिक तरीके से नाटो यहां पे बढ़त हासिल करेगा। ये सारे के सारे मुद्दे आपको समझ में आए होंगे। मैं बस लास्ट में एक बात और बता दूं कि नाटो के उद्देश्य क्या है। तो एक तो नाटो का उद्देश्य है पूंजीवाद और डेमोक्रेसी को बेसिकली स्थापित करना, लोकतंत्र को मजबूत करना, ठीक है, फंडामेंटल राइट का संरक्षण करना लोगों की, और सहमति के माध्यम से विवादों का निपटारा करना। लेकिन यदि सहमति के माध्यम से विवादों का निपटारा नहीं हुआ तो फिर युद्ध का सहारा भी नाटो की सेनाएं ले सकती हैं, क्योंकि नाटो अपने आप में एक प्रकार का सैन्य संगठन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आशा करती हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और इस तरीके के बहुत सारी वीडियोस के साथ अब हम कंटिन्यू मिलेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो बच्चे 2025, 26, 27 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं और एक बेहतरीन फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो स्टडी IQ IAS हिंदी के P2I बैच से जुड़ सकते हैं। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों लेवल की जो प्रिपरेशन है इस बैच में कराई जा रही है। अगर एडमिशन लेना है तो इस वीडियो के लिंक पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं या स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और जब भी आप अप्लाई करें उससे पहले कोड यूज करना है LDLIVE, LD लाइव कोड के साथ ये जो बैच है, ध्यान रखिएगा 29 फरवरी तक। अभी लीप ईयर सेल चल रही है, 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, तो भाई स्टडी IQ IAS हिंदी की तरफ से भी आप लोगों को एक छूट मिल रही है, लेकिन ये केवल 29 तारीख तक ही वैलिड है। इसलिए यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 29 तारीख तक ले लें। ठीक है, मात्र 22,499 में पूरा का पूरी GS की प्रिपरेशन, PT, मेंस, इंटरव्यू, सारी चीजें, केवल आपका ऑप्शनल बचेगा। इसमें एसए, CSET, करंट अफेयर सब कुछ इंक्लूड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एडमिशन लेना है तो LD लाइव कोड का प्रयोग जरूर करें। इसके साथ ही मेरे से जुड़ने के लिए, मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल है ललिता दहिया अकेडमी। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं, और चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।